भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है। देखिए, भारतीय पढ़ रहे हैं यानी भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। ठीक है, जैसे राजतंत्र है वहाँ पर, या फिर लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है, वहाँ पर मुखिया राजा होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत में जो है अंग्रेजों का शासन आने से पहले क्या होता था, राजा होते थे और रियासतें वगैरह होती थी। ठीक है, तो उनका मुखिया क्या होता था, राजा होता था। वर्तमान में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जो सरकार है उसे जनता चुनती है। ठीक है, अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो कहने का मतलब है कि जो सरकार है उसे कौन चुनेगा, जनता चुनेगी अपने लिए सरकार को, तो उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सभी इसमें जो हम अभी पढ़ेंगे चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे क्योंकि सन वगैरह चीज़ें हैं, पर ये हैं सभी महत्वपूर्ण, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे देखिए, इसमें सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो वो बताया गया है यहाँ पर, यानी सरकार क्या होती है। ठीक है, सरकार के 3 प्रमुख अंग, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि सरकार के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं, ऑप्शन में वो डाल देता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को मिलाकर के बन जाती है क्या, सरकार। अब देखिए, व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना। ठीक है, यानी व्यवस्था बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, जैसे कि इसके अर्थ से स्पष्ट है, कार्यपालिका यानी कार्य करना, एक तरीके से कानून को लागू करना। ठीक है, अभी जो ये चीजें पढ़ रहे हैं ये भी एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून का पालन करवाना। अब इसको समझिए, कैसे समझते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका जैसे संसद है, संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, यानी सभी मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो जो पार्टी सत्ता में है या फिर जो विपक्ष में है, सबके जो एक जो है कुछ लोग, मतलब ऐसा होता है कि इतने लोग पास करने चाहिए इस चीज़ को, तभी ये कानून बनेगी। कार्यपालिका क्या होता है, जैसे कार्यपालिका में जैसे मंत्रिमंडल आ जाता है और सभी जो सरकार के अधिकारी हैं, ठीक है, या जो भी सरकारी लोग हैं वो सभी क्या करेंगे, उस कानून का जो है पालन करवाएंगे या फिर जो भी स्कीम है उसे लागू करेंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू कराना। न्यायपालिका का काम क्या है, कानून का पालन करवाना। कैसे पालन करवाना, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसको दंड कौन देगा, न्यायालय देगा। ठीक है, न्यायपालिका। चलिए आगे चलते हैं। तो सरकार के 3 अंग आप जान चुके हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक का काम कानून बनाना, लागू करवाना और कानून का पालन करवाना। ठीक है, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है कि किसी भी सरकार की चौथी सत्ता या फिर लोकतंत्र का चौथा खंबा, या कई बार ऐसे लिख देता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेस, समाचार पत्र या मीडिया, किसी भी नाम से उसमें दे सकता है ऑप्शन में। तो चौथी सत्ता किसे कहा जाता है लोकतंत्र की, मीडिया को। ठीक है, कि ये अपना काम कर ही रहे हैं, पर मीडिया यानी अखबार या न्यूज़ जो भी है वो चौथी सत्ता है, यानी किसी भी लोकतंत्र के लिए, या चौथा खंबा है लोकतंत्र का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो हमने अभी 3 अंग पढ़े थे सरकार के, यानी सरकार किस किस से मिलकर बनी होती है, तो इन अंगों के कार्यों के बारे में, यानी किसका क्या काम होगा, कितना काम होगा, ठीक है, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब एक किताब में लिखे गए हैं। ठीक है, सारे नियम कानून इनके किस में लिखे गए हैं, एक किताब में, और उसी किताब को कहा जाता है क्या, संविधान। ठीक है, तो संविधान क्या है, सरकार चलाने के नियम कानून लिखे हुए हैं किसमें, संविधान में। ठीक है,
चलिए, तो अब संविधान आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि संविधान है क्या। अब कई बार प्रश्न पूछ लेता है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, यानी सबसे ऊपर क्या है पूरे उसमें। अगर कई बार ऑप्शन दे देता है तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम यानी सबसे ज़्यादा जिसको मान्यता दी जाएगी या सबसे ऊपर जो है पूरे देश में, वो है क्या है, संविधान। ठीक है। समाज एवं सरकार के मध्य संबंध बताता है कौन, संविधान। ठीक है। समाज के क्या जो है वो होंगे संबंध सरकार के साथ, या सरकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होगा, वो सब किस में बताया गया है, संविधान में। सरकार के कार्य बताए गए हैं, कर्तव्य और सीमाएं बताई गई हैं। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मनमर्जी कर सकती है, कि कोई भी सरकार है 5 साल के लिए ही आएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो अपने पूरे जीवन जो है कहे कि मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं हट सकता, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल बाद हटना ही पड़ेगा। ठीक है। बीच में कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो अलग बात है। ठीक है। भारतीय संविधान की खास बात क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। देखिए, यहाँ से अब हम कुछ सन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो भारत का संविधान है उसका इतिहास पढ़ते हैं, यानी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे संविधान बना। ऐसा नहीं है कि एकदम संविधान लिख दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो ये सन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या है, 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है। 1757 में प्लासी। ठीक है। उसके 7 साल बाद बक्सर। ठीक है। तो एक तरीके से याद कर सकते हैं प्लास और बक्सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं, पूछे जाते हैं बार बार, कब हुआ था प्लासी का युद्ध और कब हुआ था बक्सर का युद्ध। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सन है वो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी नियामक अधिनियम भी कहा जाता है इसे, इस नाम से भी पूछा गया है कई जगह से। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम। देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है। 1600 ईस्वी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपनी तरीके से युद्ध वगैरह लड़ रही थी, यानी इसमें ब्रिटेन जो सरकार थी उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो भी भारत में काम कर रही थी या जो भी युद्ध कर रही थी, जैसे प्लासी है या बक्सर है, ये कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। पर 1773 के आसपास हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई घाटे में। ठीक है। तो जब घाटे में चली गई तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार से, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वहाँ से कुछ उधार लिया। ठीक है। जो वहाँ का राजकुमार था उससे उधार लिया, और बदले में किसको, जो मुंबई थी उसको किसको दे दिया, प्रिंस को दहेज में दे दिया कि ठीक है भाई तुम ये ले लो जो है प्रिंस, और हमें कुछ पैसे उधार दे दो। तो इस तरीके से सरकार ने कहा कि ठीक है हम कुछ पैसे उधार देते हैं, पर हम देखेंगे कि आप काम कैसे कर रहे हैं या भारत में क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए कौन, ब्रिटिश सरकार लेकर के आई। कब, 1773 ईस्वी में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार ने पहला नियंत्रण या पहला कदम कब उठाया नियंत्रण करने का, तो 1773 में। तो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम उठाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। ठीक है। चलिए, तो पहला काम ये जान चुके हैं आप। दूसरा क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, कहाँ का, बंगाल का, याद रखिएगा पूरे भारत की बात नहीं की जा रही है, बंगाल का। अब उसका नाम क्या रख दिया, गवर्नर जनरल कर दिया, बस इसमें जनरल एक्स्ट्रा लगा दिया। तो बंगाल का गवर्नर अब कहलाने लगा है बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। और इसमें अंतर क्या किया गया, मतलब इसकी शक्तियां थोड़ी सी बढ़ा दी गई। क्या बढ़ाया गया कि अब इस गवर्नर जनरल के अंडर यानी नीचे सिर्फ बंगाल ही नहीं था, जो मुंबई है, मद्रास है, वहाँ के जो गवर्नर होते थे उनका भी मालिक कौन बन गया, अब ये गवर्नर
जनरल बन गया। किसका? मुंबई और मद्रास। ठीक है, मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, तो इन पे भी अधिकार किसका हो गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का। और ये गवर्नर जनरल प्रथम बना कौन था? वारेन हेस्टिंग। और इसके 4 सदस्य और थे इसकी परिषद में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 4 सदस्य प्लस वारेन हेस्टिंग, ये गवर्नर जनरल की परिषद थी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम के अंतर्गत। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हुई थी इस दौरान, वो थी कि 1774 में, ठीक है, इसी में कहा गया था, उसके 1 साल बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगर प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 में। किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, ये भी प्रश्न पूछा गया है, एलिजा इम्पे। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग है, इसी का दोस्त था ये एलिजा इम्पे, जो अभी बना है ऊपर, इसका दोस्त था एलिजा इम्पे, जो उच्चतम न्यायालय का क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रेगुलेटिंग एक्ट। आगे और प्रश्न पढ़ते हैं हम, जैसे फिर उसके बाद 1784, ये इम्पोर्टेंट है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। प्रश्न बन जाता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात की गई थी? दोहरा प्रशासन। ठीक है, अब तक देखिए जो नॉर्मली है उसमें आपको सन तो याद होने ही चाहिए सभी। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके ऊपर अगर वो जाता है तो ये भी पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, यानी 2 बोर्ड बना दिए गए। पहले तो एक ही बोर्ड सारी चीज़ों को देखता था, अब अलग अलग कर दिए। डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामले को देखभाल करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक मामलों को देखना। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? कंट्रोल कर लो भैया पीट पीट कर कि राजनीतिक मामले हम कंट्रोल करेंगे। और आप देखते ही हैं कंपनी में कौन होता है? डायरेक्टर। ठीक है, तो व्यापार डायरेक्टर और कंट्रोल राजनीति करती है चीज़ों को। ये सब किस में हो रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम दरअसल 4 हैं। ठीक है, 4 हैं चार्टर अधिनियम। कब कब आए थे? इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन्हें डिटेल में जानेंगे हम, पर ये देख लीजिए पहला आया था 1793 में। इनमें सब में 20-20 साल का अंतर है। ठीक है, फिर 1793 में 20 जोड़ दीजिए तो दूसरा चार्टर अधिनियम आया था 1813 में। फिर 1813 में 20 जोड़ दीजिए, तीसरा आया 1833 में। उसके बाद इसमें 20 जोड़ दीजिए तो ये आता है 1853 में। कई बार पूछ लेता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1853 में आया था, अंतिम या चतुर्थ चार्टर अधिनियम। याद करने का तरीका क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सन बताई थी आपको अभी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें 20 जोड़ दो तो चार्टर अधिनियम स्टार्ट हो जाते हैं। 93, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, अब इनको जानते हैं डिटेल में। पहले वाले को बस इतना ही जानिए कि कब आया था चार्टर अधिनियम 1793 में। आगे की चीज़ें देखते हैं। देखिए, दूसरे चार्टर अधिनियम से चीज़ें थोड़ी जो है इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़ते हैं। 1813 में क्या आया था? दूसरा चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है, द्वितीय चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी उन्हें देखिए। ये थोड़ा सा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत कर सकता है, लगेगा अटपटा सा, पर हैं सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट, एक भी ऐसी नहीं है जो छोड़ दी जाए। ठीक है, कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो हर 20 साल बाद कंपनी के चीज़ों में कुछ परिवर्तन करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो अधिकार पत्र है या जो भी रूल रेगुलेशन है, एक तरीके से क्या है कि लाइसेंस दे दिया कि अगले साल 20 सालों के लिए आप करो व्यापार।
पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई। भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया का मतलब ये है कि पहले क्या था कि कंपनी ने क्या करा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी और बहुत धनी होते जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो वहाँ पर जो व्यापारी थे ब्रिटेन के और व्यापारी, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया कि हम भी व्यापार करेंगे, सिर्फ ये ही लोग व्यापार नहीं कर सकते, और भी लोग व्यापार कर सकते हैं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही व्यापार करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि भाई और लोग भी व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, ठीक है, यानी भारत में अपना सामान बेच सकते हैं, यहाँ से चीज़ें ले जा सकते हैं। परंतु चीन के साथ, ठीक है, चीन जो देश है हमारे ऊपर, ठीक है, चीन के साथ और चाय का व्यापार, ठीक है, तो कहने पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब है चीन के साथ व्यापार तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी, और चाय का व्यापार चाहे भारत में हो या बाहर हो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अदर और चीज़ें हैं उनका व्यापार आप कर सकते हैं भारत के साथ, ठीक है, पर चीन के साथ नहीं कर सकते सभी लोग व्यापार। चीन के साथ सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाय का व्यापार भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। तो एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, यदि ईसाई धर्म का प्रचार अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रश्न बन जाता है कि धर्म प्रचार की अनुमति कब दी गई थी? तो 1813 का चार्टर अधिनियम या दूसरा चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसके अंदर चीन के साथ या चाय के व्यापार पर एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत के साथ एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में। तो कहने का मतलब है इस एकाधिकार की 13वीं कर दी गई थी, ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम या तृतीय चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1833 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। पूर्णतया समाप्त कि अब ना चाय चीनी कुछ नहीं भैया, कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है वहाँ और व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सदस्य नहीं है, यानी अब कोई भी व्यापार कर सकता था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। भारत का गवर्नर, प्रश्न बनता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, दोनों प्रश्न अलग अलग बन जाते हैं। तो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, और वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बना? 1833 में। वारेन हेस्टिंग 1773 में बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। इस चार्टर अधिनियम में और इम्पोर्टेंट बातें क्या हुई थी? दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम आया था, यानी दास प्रथा समाप्त करने के विरुद्ध, ठीक है। और 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था, यानी इस अधिनियम आता है उसके थोड़े टाइम बाद वो लागू की जाती है चीज़ें, ठीक है। तो 33 में अधिनियम, इस अधिनियम में आया था कि दास प्रथा के विरुद्ध जो है चीज़ें लाई जाएंगी, और 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दास प्रथा कब खत्म की गई थी? 1843 में। और इम्पोर्टेंट काम क्या हुए थे इसमें? कंपनी के पदों पर रंग, धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी जो कंपनी में पद हैं उस पर रंग, धर्म यानी इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो है
इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। देखिए प्रत्येक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भी यहाँ बताई जा रही है आपको, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप भूलें। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। प्रथम विधि आयोग, विधि आयोग आप जानते हैं कि कौन सा कानून रहने दिया जाए, कौन सा कानून में चेंज करे जाए, ठीक है। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1833 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। तो कहने का मतलब है काम तो कानून का कर रहे थे, पर थे क्या इनके मन काले, है ना। विधि आयोग की बात कर रहे हैं पर हैं क्या? मन काले, यानी मैकाले। याद करने की ट्रिक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चतुर्थ चार्टर अधिनियम, इसमें कुछ खास ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार देख लेते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम यानी अंतिम चार्टर अधिनियम या चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853 में आया था। बस इसमें एक खास बात थी, वो क्या थी? कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर दी गई 1853 में। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1853 में कर दी गई, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से चीज़ें रिवाइज कर देते हैं। किसी देश में किस प्रकार का शासन है, इस चीज़ को हम किस में जानते हैं? राज्य व्यवस्था में, ठीक है। राजतंत्र में मुखिया राजा होता है, लोकतंत्र में सरकार को जनता चुनती है। सरकार के 3 प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून लागू करना, न्यायपालिका का कानून का पालन करवाना। चौथी सत्ता, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है प्रेस, समाचार पत्र या फिर मीडिया को, ठीक है। चलिए, जो सरकार के अंग हैं इनके कार्यों के बारे में बताया गया है संविधान में। अगर किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में सबसे ऊपर कौन होता है? संविधान होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार के कार्य क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, सीमाएं क्या होंगी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। चलिए, संवैधानिक इतिहास। 1600 ईस्वी में क्या आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम है। इसमें क्या था? कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार ने जो है नियंत्रण का पहला कदम उठाया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा था बंगाल का। इसके अंदर मुंबई और मद्रास भी आ गए थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। प्लस 4 सदस्यों की उसकी जो है क्या थी? परिषद थी या कमेटी कह सकते हैं। 1774 में क्या हुआ था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश बने। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। दोहरे प्रशासन की शुरुआत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक मामले और ये व्यापारिक मामले देखते थे। 4 चार्टर आए हैं, हमने देखे। चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853 यानी 20-20 वर्ष के अंतराल पर चार्टर आए 4, ठीक है। चलिए, 1813 का चार्टर अधिनियम या द्वितीय चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त। चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम इम्पोर्टेंट है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटेक। यदि प्रश्न बनता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटेक 1833 में बने। यदि प्रश्न बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 में। दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम लाया गया और 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। कंपनी के पदों पर रंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। 1853 का चार्टर अधिनियम चतुर्थ या अंतिम चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई।
ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें आएंगी, पर थोड़ा सा ये आपको लगेगा गरिष्ठ भोजन, लगेगा कि यार ये थोड़ा हार्ड है, पर यकीन मानिए सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए।